हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास रफ्तार पार्ट 7। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नानकचंद ने देवराज चौहान को घूरा। ओ केसरिया। हाँ सरदार। देवराज चौहान का कहो हो, ये ठीक ही कहता है। अगर मन में बेईमानी होती तो हम दोनों को यहाँ भी क्यों लेकर आता। कोई गड़बड़ हुई तो चिंता काहे की, निपट लेंगे। भटनागर ने सोच भरी निगाहों से एक तरफ सहमी सी बैठी उस युवती को देखा जो बारी बारी से उन सबको देख रही थी, परंतु उसकी आंखों में जाने किस बात की दृढ़ता भरी हुई थी। देवराज चौहान। भटनागर कह उठा, इस लड़की का क्या करना है। सबकी निगाह युक्ति की तरफ उठी। इस मामले को बाद में देखेंगे, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। बाद में। भटनागर के माथे पर बल उभरे। तुम शायद मेरी पोजीशन नहीं समझ रही। यहाँ इस फ्लैट में मैं इज्जत से रहता हूँ। आस पड़ोस के लोग मुझे बिजनेसमैन समझते हैं। तुम्हारी सोहनलाल और जगमोहन की बात और थी कि यहाँ बैठकर डकैती के मामलों पर सोच विचार कर लिया गया। अब नानकचंद और केसरिया भी यहाँ आ गए हैं। ऊपर से ये युवती। स्पष्ट बात तो ये है कि इतने लोगों को मैं यहाँ नहीं रख सकता, खास तौर से इस युवती को। कभी भी ये चीख चिल्ला सकती है, इसकी आवाज़ बाहर जा सकती है। ऐसे में मैं यहाँ रहने वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही युवती बोल उठी। मैं नहीं चिल्लाऊंगी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। मैं। भटनागर ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। इस लड़की को यहाँ नहीं रख सकता। ये कभी भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अच्छा यही होगा कि कहीं ले जाकर इसका गला दबा दो। इसे साथ साथ लेकर घूमने से हमारे लिए खतरा बढ़ेगा और ख़त्म कर देने से खतरा घटेगा। बात तो चौखी बोले हो ये। नानकचंद ने युवती को देखते हुए सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर भटनागर को देखा। आने वाले वक्त में जो हालात पैदा होंगे उन्हीं को सामने रखकर इस युवती के बारे में फैसला किया जाएगा। तब तक ये हमारे पास ही रहेगी, तुम लोगों की निगरानी में रहेगी। मुझसे पूछे बिना इसकी जान नहीं लेनी है। अगर ये किसी तरह की गलत हरकत करने की चेष्टा करे तो बेशक इसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मैं इसे अपने फ्लैट पर नहीं रखना चाहता। भटनागर अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। सही बात तो ये है कि मैं इतने लोगों को अपने फ्लैट पर रखकर कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। मैंने अपराध की दुनिया देखी है। देर सवेर में किसी बात को लेकर यहाँ हंगामा हो जाएगा, सब तो खिसके जाएंगे और मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। मैं तुम्हारी परेशानी को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, देवराज चौहान ने कहा। इसके लिए कहीं दूसरी जगह का इंतजाम करना होगा, ऐसी जगह जो आबादी से हटकर हो। अगर कोई शोर पैदा भी हो तो कोई सुन न सके। भटनागर के होठ पिच गए। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसी जगह का इंतजाम हो सके। भटनागर बोला। कहाँ से करोगे इंतजाम। किसी को फ़ोन पर बोलता हूँ, वो शायद कर दे। इस मामले में किसी को लाना ठीक नहीं होगा। वो इस मामले में नहीं आएगा और मेरा खास है, उसकी तरफ से तुम निश्चित रहो। भटनागर बोला। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी पहचान वाले पर भरोसा है तो फ़ोन पर उससे बात कर लो। भटनागर फ़ोन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान उठा और युवती की तरफ बढ़ा। केसरिया। नानकचंद धीमे स्वर में फुसफुसाया। हाँ सरदार। केसरिया का स्वर भी धीमा था। ये छोरी तो कसी हुई, पूरी फिट लगे हो। ठीक बोला सरदार। केसरिया ने सिर हिलाया। हमारा तो दिल ही छोरी पर आ गयो हो।
चुप सरदार, किसी को पता चल गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर दिल का क्या करे। नानकचंद मूंछ को उमेट रहा था, नजर युवती पर थी। दिल का इंतजाम भी हो जाएगा सरदार, पहला मौका मिलते ही निपट लेना। वाह, तेरी बात सुनकर लगा जैसे सारा काम निपट हो गया हो। देवराज चौहान युवती से 2 कदम दूर कुर्सी पर बैठा और कष्ट लेकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? जया, उसके होठों से निकला। नजरें देवराज चौहान पर थी। केटली एंड केटली शोरूम में सेल्स गर्ल्स का काम करती हो? जया ने हौले से सहमति से सिर हिला दिया। तुम बहुत गलत मौके पर, गलत वक्त पर बेसमेंट में आई, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक डकैती के बारे में मालूम हो गया होगा और तुम्हारे गायब होने के बारे में भी। जया कुछ नहीं बोली। ये लोग तुम्हें जान से खत्म कर देना चाहते हैं। देवराज चौहान की निगाह उस पर थी। मालूम है मुझे, अभी तक तुमने ही बचाया है मुझे। जया बराए स्वर में कह उठी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ लूट के माल से कुछ पैसा मुझे भी दे दो कि मैं अपने माँ बाप को साथ लेकर कहीं दूर निकल जाऊँ। पैसे की वजह से हमेशा हाथ तंग रहता है। पिताजी ने ब्याज पर कभी पैसा लिया था। मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो ब्याज देने में ही चली जाती है। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही नानकचंद कह उठा, ओ छोरी, सच बोले हो तू? जया ने सहमति से सिर हिलाया। अगर तू सच बोले हो तो समझ तेरी जान बच गई। तेरे घर के बारे में हमें मालूम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। पहले जगमोहन को हीरे लेकर आ लेने दे, नानकचंद ने कहा। जया होठों पर जीभ फेर कर रह गई। तुम बिना कोई चालाकी दिखाए आराम से हमारे साथ रहो। इन लोगों के ज़्यादा करीब मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें कुछ न हो। जया सिर हिलाकर रह गई। चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे हौसला मिला हो। मेरी बात हुई है किसी से? भटनागर रिसीवर रखकर बोला। शहर के बाहरी इलाके में एक बंगला खाली है। हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो बंगला ठीक है। देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, मैंने इस बारे में अच्छी तरह तसल्ली कर ली है, भटनागर ने कहा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। जगमोहन को अब तक हर हाल में आ जाना चाहिए था। देवराज चौहान बोला। सोहनलाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जगमोहन के बारे में मालूम करो, देवराज चौहान ने कहा। कहीं वो टेम्पो उसके लिए मुसीबत न बन गया हो। सोहनलाल गहरी सांस लेकर उठता हुआ बोला। टेम्पो? भटनागर ने उसे देखा। हाँ, वो चोरी का टेम्पो था। कोई कुछ नहीं बोला। मैं चलता हूँ, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन को देखता हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। सोहनलाल के जाने के बाद देवराज चौहान ने भटनागर से कहा, उस बंगले की चाबी ले आओ। कहाँ है चाबी? मैं 1 घंटे में ले आता हूँ, भटनागर सिर हिलाकर बोला। केटली एंड केटली ब्रदर्स, सतीश केटली, अजीत केटली। शोरूम खुलने के समय सतीश केटली वहाँ मौजूद था। अजीत केटली फील्ड के काम निपटाकर लंच के आसपास शोरूम में आता था और कभी नहीं भी आ पाता था। जया जब काफ़ी देर से बेसमेंट से नहीं लौटी और दरवाज़ा खटखटाने पर बेसमेंट की तरफ से दरवाज़ा भी नहीं खोला गया, तो सतीश केटली के कहने पर बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके बाद बेसमेंट में जाकर सतीश केटली और अन्य कर्मचारियों ने बेसमेंट का नज़ारा देखा तो हक्के बक्के रह गए। जया भी उन्हें गायब मिली। सतीश केटली ने वापस शोरूम में आकर सबसे पहले अपने छोटे भाई अजीत केटली को डकैती की खबर दी। उसके बाद पुलिस को और फिर बीमा कंपनी को। केटली एंड केटली ज्वेलर्स
शोरूम के बाहर और भीतर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। अधिकतर खाकी वर्दियां चमक रही थी। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर वहां मौजूद थे। यह कोई छोटा मामला नहीं था। 4.5 अरब के हीरो की डकैती का मामला था और मामला केटली एंड केटली ब्रदर्स से वास्ता रखता था, जो कि शहर की जानी मानी हस्तियां थीं। बीमा कंपनी के कई अधिकारी वहां मौजूद थे। 4.5 अरब के हीरो का बीमा समाप्त होने में अभी 4 दिन बाकी थे कि ये हादसा हो गया। इतनी बड़ी रकम का नुकसान बढ़ने की सोचकर बीमा कंपनी के अधिकारी बौखलाए हुए थे। पुलिस वाले तेजी और सतर्कता से अपना काम करने में व्यस्त थे। नाले के पाइप से जो रास्ता बनाया गया था, वो उस रास्ते को भी चेक कर रहे थे और वहां मिलने वाली हर चीज को सावधानी से अपने पास सुरक्षित रख रहे थे। बीमा कंपनी के अधिकारी भी आगे बढ़कर सारे मामले को देख समझ लेना चाहते थे, परंतु पुलिस वाले उन्हें यह कहकर दूर रख रहे थे कि उनकी गलती से सबूत मिट सकते हैं। अभी उन्हें काम करने दिया जाए। एसपी राजकुमार की केटली ब्रदर्स से बात हो रही थी। केटली साहब, क्या हुआ था? आप सब कुछ सिलसिलेवार बताएंगे, एसपी राजकुमार ने कहा। मेरे पास बताने को कुछ नहीं है, सतीश केटली ने गंभीर स्वर में कहा। यूं तो सुबह मैं अकेला ही शोरूम पर आता हूं, लेकिन आज मेरे साथ मेरी बेटी जया भी थी। वो शादी पर पुणे जा रही थी। उसे डायमंड के जेवरात चाहिए थे शादी में पहनने को। वो बेसमेंट में पड़े थे। शोरूम खुलने के बाद कुछ देर मेरे साथ वो ऊपर के कामों में व्यस्त रही। उसके बाद चाबियां लेकर अपनी पसंद के डायमंड जेवरात लेने बेसमेंट में गई और आधा घंटा बीतने पर भी वो नहीं लौटी तो हमें बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। तब मालूम हुआ कि अभी हमने फ्रांस से जो नीलामी में 4.5 अरब रुपए के कीमत के डायमंड खरीदे थे, जिन्हें बेसमेंट में स्टील केबिन जैसे सुरक्षित जगह पर रखा था, वहाँ नहीं है। केबिन का दरवाज़ा खुला पड़ा है और आने वालों ने दीवार तोड़कर रास्ता बनाया है, जिसके पीछे सूखा न इस्तेमाल आने वाला नाला है। और जिन लोगों ने वो हीरे चोरी किए हैं, वो शायद मेरी बेटी जया को भी साथ ले गए हैं। बेसमेंट की चाबियाँ जो जया लेकर गई थी, वो तो फर्श पर पड़ी हमें मिल गई, परंतु जया नहीं मिली। आपको किसी पर शक है? नहीं, सतीश केटली ने बात काटकर कहा। एसपी साहब, मुझे हीरो की खास परवाह नहीं है। उन हीरो का बीमा हुआ पड़ा था। बीमा अवधि समाप्त होने में अभी 4 दिन बाकी थे। हीरो का नुकसान तो बीमा कंपनी से पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी। पास खड़े बीमा अधिकारी ने कुछ कहना चाहा तो एसपी ने टोका। मेरे सवालों के बीच आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो पूछना है बाद में पूछिए। आपकी कंपनी की चिंता हो रही है कि अरबों रुपया देना पड़ेगा, जबकि हमारी परेशानी आपसे कहीं ज़्यादा है। हमें उन लोगों को तलाश करना है जो 4.5 अरब के हीरे ले गए, जो केटली साहब की बेटी को ले गए। इसके अलावा और भी कई परेशानियां हैं, जिन्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर नेमचंद कटारिया ने तीखी निगाहों से एसपी को घूरा, फिर दूसरी तरफ मुंह फेरकर भागदौड़ में लगे पुलिस वालों को देखने लगा। मेरी बेटी मुझे हर हाल में सलामत चाहिए एसपी, सतीश केटली शब्दों को चबाकर कह उठा। आप फिक्र मत कीजिए केटली साहब, एसपी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हीरो से ज़्यादा ज़रूरी हम आपकी बेटी को समझते हैं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तभी अजीत केटली ने कहा, मेरे ख्याल में जया ने उन लोगों को देख लिया होगा जो हीरे ले गए हैं। यही वजह रही कि वो जया को ले गए, ताकि उनके बारे में जया किसी को बता न सके। हाँ, एसपी रामकुमार ने सिर हिलाया। यही बात रही होगी कि, लेकिन जया को साथ ले जाने से उन लोगों का मतलब हल नहीं हुआ।
अजीत केटली ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि बेसमेंट में लगे वीडियो कैमरे ने उनकी हर हरकत नोट कर ली है। सब चेहरे कैसेट में आ चुके हैं। अलार्म की तार तो उन्होंने काट दी, लेकिन इस बात की तरफ उन लोगों का ध्यान गया ही नहीं कि बेसमेंट में भी वीडियो कैमरा लगा हो सकता है। एसपी चौंका। अजीत केटली की बात पर नेमचंद कटारिया भी सतर्क हो उठा। वो कैसेट कहाँ है? एसपी के होठों से निकला। अजीत केटली ने पास खड़े एक व्यक्ति को इशारा किया तो उसने वीडियो कैसेट एसपी के हवाले कर दी। तभी अजीत केटली कह उठा, मैंने तो उन लोगों को देख लिया है। जया के साथ क्या हुआ वो भी कैसेट में है। आप उन लोगों को पहचानिए और उसकी कैद से जया को छुड़ाइए। एसपी कैसेट के साथ फौरन वहां से हट गया। सतीश केटली ने अपने छोटे भाई अजीत केटली को देखा। कैसेट में जो लोग दिखे उनमें से किसी को जानते हो? सतीश केटली का स्वर कठोर था। नहीं भाई साहब, अजीत केटली ने दांत बींचकर कहा, मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। सबके चेहरे कैसेट में स्पष्ट है। वे बातों में एक दूसरे का नाम भी ले रहे थे। पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ लेगी। उन्होंने जया को तंग तो नहीं किया? सतीश केटली के स्वर में गुस्सा और तड़प थी। नहीं, अजीत केटली के दांत बिचे हुए थे। जया को उन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी। वैसे भी मैं जया की तरफ से निश्चित हूँ। वो डरने और हारने वालों में से नहीं है। हालातों का अंत तक मुकाबला करेगी। मैंने उसे लड़कों की तरफ पाला है। बुरे वक्त में कैसे रहना है वो सब जानती है। उसमें जो गुण है वो आप भी जानते हैं। वो तो ठीक है अजीत, लेकिन है तो वो लड़की ही। सतीश केटली ने बेचैनी से कहा। अजीत केटली दांत पीसकर रह गया। तभी नेमचंद कटारिया 2 कदम बढ़कर पास आया और अफसोस भरे स्वर में कह उठा, मुझे इस बात का बहुत दुख है मिस्टर केटली कि वो लोग आपकी बेटी को भी साथ ले गए। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन औलाद के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। अजीत केटली ने विश्वास भरे सख्त स्वर में कहा, हमें जया पर पूरा भरोसा है। भगवान करे आपकी बात सच निकले। नेमचंद कटारिया ने हमदर्दी भरे स्वर में कहा, मुझे वो वीडियो कैसेट मिल सकती है जिनमें उन लोगों के चेहरे हैं? और श्योर मिस्टर कटारिया, अजीत केटली ने कहा, मैं एसपी साहब से कह दूंगा। शुक्रिया। नेमचंद कटारिया वहां से हटा और अपने काम में व्यस्त एसपी राजकुमार के पास पहुंचा और बाँह पकड़कर उसे एक तरफ ले जाकर उखड़े स्वर में बोला, स्कूल में तुम मेरी कॉपी में नकल मारकर पास होते रहे हो राम। एक बार नकल मारी थी। राम कुमार ने इधर उधर देखते हुए कहा, पुलिस वाले बन गए हो, अब तो झूठ मत बोलो। तुम हर बार मेरी नकल मार के। नेमचंद, इस वक्त मैं व्यस्त, मेरे पास भी फालतू वक्त नहीं है। नेमचंद कटारिया शिकायती स्वर में कह उठा, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे कि बीमा कंपनी को अरबों रुपए देने की चिंता हो रही है? होगी नहीं क्या? 4.5 अरब के हीरे थे। कंपनी की तो ऐसी तैसी फिर जाएगी। बीमा कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हराम के बहुत अरबों रुपए हैं कंपनी के पास। क्या तुम? प्लीज़ राम कुमार, मैं बिजी। ठीक है, इस कैसेट की कॉपी मुझे आज ही चाहिए। ऑफिशियल तौर पर भी ले सकता हूँ, परंतु उसमें 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। केटली तुम्हें कह देगा कि एक कॉपी कैसेट की मुझे दे देना। एसपी नेमचंद ने कटारिया को देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। 4.5 अरब रुपए बीमा कंपनी से लेना आसान नहीं है। नेमचंद, बीमा कंपनी की हरकतें पुलिस के काम में अड़चन पैदा कर। मुझे पुलिस के काम से कुछ लेना देना नहीं है। नेमचंद कटारिया ने जले बुने स्वर में कहा, पुलिस का क्या है? वो केटली एंड केटली को लिखित रिपोर्ट दे कि डाका पड़ा और 4.5 अरब के हीरे चोरी हो गए। महीने बाद दूसरी रिपोर्ट
केटली एंड केटली के पास पहुंच जाएगी कि पुलिस उन हीरो को तलाश करने में सफल नहीं हो सकी। केटली एंड केटली वो रिपोर्ट बीमा कंपनी को भेजेगा और खड़े पांव कंपनी को 4.5 अरब रुपए का चेक केटली एंड केटली को देना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, माल तो हमारा गया। ऊपर वाले मेरे से जवाब मांगेंगे क्योंकि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। वो मेरे साथ कोई भी सख्त सलूक कर सकते हैं। इन सारे मामले में तुम्हारी वर्दी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी नौकरी का कुछ भी हो सकता है। एसपी रामकुमार नेमचंद कटारिया को देखता रहा। तुम ये कैसेट कब देखोगे? यहाँ से मुझे फुर्सत मिलने में आधा घंटा लगेगा। उसके बाद आधा घंटा बहुत होता है। तुम मुझे कैसेट दो, मैं 15 मिनट में ही पास ही कहीं से इसकी दूसरी कॉपी करवा लेता हूँ। सॉरी, मैं ये कैसेट तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कहीं मैं लेकर न भाग। समझा करो नेमचंद, इस डकैती का पूरा ब्यौरा दर्ज है कैसेट में। और ठीक है, मेरे साथ किसी पुलिस वाले को भेज दो, कैसेट उसके पास रहेगी। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जल्दी आना, 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा, नेमचंद कटारिया ने जल्दी से कहा। एसपी राजकुमार ने एक इंस्पेक्टर को बुलाया, कैसेट उसे दी, उसे समझाया। फिर वो इंस्पेक्टर नेमचंद कटारिया के साथ केटली एंड केटली शोरूम से बाहर निकल गया। नेमचंद कटारिया और बीमा कंपनी के दो बड़े ओहदेदार 3 बार वो वीडियो फिल्म देख चुके थे, जिसमें केटली एंड केटली के बेसमेंट में मौजूद देवराज चौहान, सोहन लाल, भटनागर, नानकचंद और केसरिया अपने काम में व्यस्त नजर आ रहे थे। और कैसेट के आखिरी में जया केटली वहां पहुंचती नजर आई और कैसे उनकी गिरफ्त में पहुंची। सब देखा, समझा गया। कटारिया ने वीडियो ऑफ किया और होठ पीछे टहलने लगा। ये सब खतरनाक लोग हैं जिन्होंने डकैती डाली है, एक अधिकारी ने कहा। हाँ, नेमचंद कटारिया ठिठका, उसमें कोई शक नहीं है। ये सब खतरनाक है और उन सबका बड़ा वो सफ़ेद चेक की शर्ट पहने है। उसी के कहने पर शायद जया की जान नहीं ली गई। कैसेट में आवाज़ें क्यों नहीं स्पष्ट आ रही? दूसरा अधिकारी बोला। रिकॉर्डिंग में कोई खराबी है। मास्टर कॉपी में भी आवाज़ें इसी तरह थी। नेमचंद कटारिया अपना गाल मसलते हुए कह उठा। उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बातें करते रहे, लेकिन हो सकता है पुलिस इन्हें इनके चेहरों से पहचानती हो। मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस इनसे हीरे बरामद कर पाएगी, एक ने उलझन भरे स्वर में कहा। कंपनी को सीधे सीधे 4.5 अरब रुपए की चोट पड़ गई है। हमारा ओहदा तो तुमसे छोटा है नेमचंद, लेकिन कंपनी के ऑफिसर अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारेंगे। या तो तुम्हें कहीं दूर ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर तुमसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। 1.5 साल पहले भी इस ब्रांच द्वारा किए गए बीमे की भारी रकम अदा करनी पड़ी थी। तब ऊपर वालों ने तुम्हें वार्निंग दी थी कि संभल कर काम करो। अब इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर कहीं डाका पड़ जाए, किसी का हार्ट फेल हो जाए। नेमचंद कटारिया झुंझला कर बोला। कंपनी को जो फ़ायदा पहुँचाता हूँ उसके बारे में तो कंपनी सोचती नहीं, और जब नुकसान होता है तो वो लोग मेरा गला पकड़ने पर आमादा हो जाते हैं। तभी दरवाज़ा खोलकर एक युवक ने भीतर प्रवेश किया। तीनों की निगाह उस पर गई। वो नेमचंद कटारिया को देखकर कह उठा, सर, तिवारी साहब ने आने से मना कर दिया है। नेमचंद कटारिया के दांत पिच गए। फिर वो उन दोनों से बोला, आप लोग जाइए। वो दोनों बाहर निकल गए। नेमचंद पलटा और टेबल के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बैठो। वो युवक आगे बढ़कर बैठ गया। क्या कहता है तिवारी? नेमचंद कटारिया ने पूछा। युवक हिचकिचाया। बोलो बोलो।
अपने सवाल का जवाब मैं बेखूबी जानता हूँ। क्या कहा तिवारी ने? सर, तिवारी साहब को मालूम हो गया तो वो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम कहो। सर, वो आपको बूढ़ा कहकर गालियां देने लगा और मुझे बिना चाय पिलाए कहा मैं चला जाऊं। नेमचंद कटारिया ने सिर हिलाया। चेहरे पर सोच के भाव उभरे। अपने घर पर है वो? जी। कच्छा डालकर बैठा हुआ था, युवक ने मुंह बनाकर कहा। इतनी भी शर्म नहीं कि अपने ऑफिस से कोई आया है, कम से कम पजामा तो डाल लूं। तुम जाओ। यस सर, कहने के साथ ही युवक उठा और बाहर निकलता चला गया। नेमचंद कटारिया ने वीसीआर में फंसी कैसेट निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वर्दी वाली ड्राइवर ने किनारे पर लगाकर कार रोकी, फिर जल्दी से उतरकर पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो नेमचंद कटारिया बाहर निकला और बिना कुछ कहे सामने वाले मकान की तरफ बढ़ गया। मकान के गेट पर रंजन तिवारी नाम की प्लेट लगी हुई थी। गेट खोलकर नेमचंद कटारिया बरामदे में पहुंचा और कॉलबेल दबाई। कुछ सेकंडों में दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली 35 बरस के आसपास की खूबसूरत औरत थी। नमस्कार, औरत ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। नमस्कार नमस्कार, कैसी हो बेटी? नेमचंद कटारिया ने मुस्कुराकर कहा। जी अच्छी हूँ। रंजन है भीतर? जी हाँ, आप आइए। नेमचंद कटारिया भीतर प्रवेश कर गया। पहले कमरे में ही कच्छा पहने 40 बरस का व्यक्ति सोफे पर पसरा पड़ा था और सिगरेट के कश ले रहा था। नेमचंद कटारिया ने ठिठक कर उसे घूरा। रंजन तिवारी? उसने नेमचंद कटारिया की तरफ बिना देखे कहा। मैं इस वक्त अपने घर पर हूँ। लंबी छुट्टी इस शर्त पर ले रखी है कि ऑफिस की तरफ से कोई भी मुझे छुट्टी पूरी होने से पहले डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मैं ऑफिस आऊँगा तो सबको सलाम मारूंगा। ऑफिस के बाहर मैं छोटे बड़े की परवाह नहीं करता। कष्ट लेते हुए रंजन तिवारी ने लापरवाही से कहा। नेमचंद कटारिया ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हारे पास ज़रूरी काम से आया हूँ। सॉरी, मैं छुट्टी पर हूँ। लीव एप्लीकेशन में ये बात मैंने ख़ास तौर पर लिखी थी कि छुट्टी के दौरान मुझे किसी भी हालत में डिस्टर्ब न किया जाए। मेरी इस शर्त को मानते हुए ही मुझे छुट्टी दी जाए, नहीं तो नहीं। नेमचंद कटारिया ने एक निगाह वहाँ खड़ी रंजन तिवारी की पत्नी पर मारी। कम से कम पानी के लिए तो पूछ लो। पानी पिला दो जनाब को, रंजन तिवारी डंडा मारने वाले अंदाज से कह उठा। उसकी पत्नी वहाँ से चली गई। पानी लाई तो नेमचंद कटारिया ने पानी पिया। चाय के लिए तो पूछ लो, नेमचंद कटारिया अपने पर काबू पाता कह उठा। चाय भी पिला दो जनाब को, कहने के साथ ही रंजन तिवारी ने कस लिया। फिर सोफे पर उठकर बैठते हुए हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में सिगरेट डाल दी। मैं बहुत मुसीबत में, नेमचंद कटारिया ने कहना चाहा। मेरा बोनस कहने के बावजूद भी मुझे नहीं मिला। मेरी तरक्की रुकी हुई है। 50 बार कहने पर भी आपने मेरा पे स्केल नहीं बढ़ाया, जबकि ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में है। मेरे कहने पर आप मुझे दोष देते रहे, अपनी अफसरी मुझ पर झाड़ते रहे। महीने से आपके रंगढंग में देख रहा हूँ। सबकी ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त आप मेरे घर पर बैठे आप मुझे बता रहे हैं कि आप किसी मुसीबत में पड़ रहे हैं और मैं सुन नहीं रहा। जैसे ऑफिस में आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। कच्छा डालकर घर में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। रंजन मैं छुट्टी पर हूँ और ऑफिस की कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से आप यहाँ से निकल रहे होंगे। काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई तो आपने सोचा तिवारी से मिलता चलूँ। खैर, मैं ठीक हूँ। चाय अभी आ रही है। रंजन, मुझे तुम्हारी सब बातें मंजूर है। बातें? कौन सी बातें? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोनस, तरक्की, पे स्केल सब ठीक कर दूंगा।
नेमचंद कटारिया ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तगड़ी ही मुसीबत सिर पर है, रंजन तिवारी बड़बड़ाया, वरना ये बुढ़ऊ मारने वाला नहीं था। फिर उसने सीधे सीधे नेमचंद कटारिया को देखा। मैं कितने दिन से छुट्टी पर हूँ, तुम्हें पता होगा, अंदाज़ा तो होगा ही आपको। 10-15 दिन हो गए। ठीक है, मैं ये छुट्टी फिर से ले लूँगा। मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन फाड़ दीजिए और बीते 15 दिनों से मुझे ऑफिस में हाजिर दिखाइए। रंजन तिवारी ने लापरवाही से कहा। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। रंजन तिवारी ने होठ सिकोड़कर नेमचंद कटारिया को देखा, फिर ऊंचे स्वर में बोला, सुनती हो? आई। फौरन ही उसकी पत्नी वहाँ आई। काम बन गया है, मेरे सर आए हैं, चाय के साथ बिस्कुट नमकीन भी ले आना। जी। वो बाहर निकल गई। नेमचंद कटारिया ने उसे घूरा, फिर अपने पर काबू पाकर कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ रंजन। ऑफिशियली मुसीबत या प्राइवेट? ऑफिशियली, मतलब कि अपनी ब्रांच में किए गए बीमे की किसी को भारी रकम अदा करनी पड़ रही है। 4.5 अरब रुपए। 4.5 रंजन तिवारी चौंका। अगले ही पल उसके होठों से निकला, मतलब कि केटली ब्रदर्स के यहाँ 4.5 अरब के हीरे कोई ले उड़ा? हाँ, लेकिन तुम तो छुट्टी पर थे जब ये बीमा हुआ। मैं कहीं भी रहूं, अपने ऑफिस की खबरें मुझे मिल जाती है खूब। कब हुआ ये सब? आज, कुछ घंटे पहले। अगर हीरो को बरामद न किया गया तो बीमा कंपनी को 4.5 अरब की चोट पहुंचेगी। ऊपर वाले पहले से ही मेरे से खफा है। मेरा काम तो वो कर ही देंगे। सब कुछ तभी ठीक हो सकता है जब वे हीरे मिल जाएंगे। बीमा कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये काम तुम कर सकते हो? मैं? हाँ, तुम बीमा कंपनी के नंबर 1 डिटेक्टिव हो। तुमने आज तक जो भी केस हाथ में लिया। सॉरी सर, ज़रूरी तो नहीं कि मैं ये काम कर सकूं। मुझे नहीं मालूम डकैती कैसे हुई, हीरो को ले जाने वाले कौन थे, कितने थे। 4.5 अरब के हीरे। रंजन तिवारी की आंखें सिकुड़ गई। नहीं सर, आसान नहीं है ये काम करना। ये बहुत बड़ी रकम है। प्लीज़ रंजन, तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हुए मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया है। पुलिस को तो केटली की बेटी जया की चिंता है, जिसे हीरे ले जाने वाले साथ ले गए। 4.5 अरब के हीरो के बारे में तो वे सोच ही नहीं रहे। रंजन तिवारी ने नेमचंद कटारिया को देखा। हीरो की डकैती के विषय के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। और ये वीडियो कैसेट, इनमें उन लोगों के चेहरे हैं जिन्होंने हीरो को लूटा है। तब वीडियो कैमरा ऑन था जब वे लोग हीरे पाने के लिए शोरूम के बेसमेंट में प्रवेश कर आए। बाकी जो कुछ मैं जानता हूँ बता देता हूँ, जो बच जाएगा वो तुम मालूम कर ही सकते हो। नेमचंद कटारिया ने व्याकुलता से कहा। तुमने जो करना है जल्दी करो। कैसेट थामे रंजन तिवारी उठ खड़ा हुआ, वीसीआर में उसे लगाने के लिए। देवराज चौहान। कैसेट देखते हुए रंजन तिवारी के होठों से अजीब सा स्वर निकला। नेमचंद कटारिया की निगाह फौरन टीवी से हटकर रंजन तिवारी पर गई। कौन देवराज चौहान? सर, ये तो देवराज चौहान है, सफ़ेद चेक शर्ट वाला, परफेक्ट डकैती मास्टर। ओह, शायद ये नाम सुन रखा है मैंने। नेमचंद कटारिया कह उठा। तुम देवराज चौहान को कैसे जानते हो? जाति तौर पर तो नहीं जानता, बीमा कंपनी का जासूस हूँ, तो ऐसे लोगों के चेहरे को याद रखना मेरी ड्यूटी में ही आता है। रंजन तिवारी होठ सिकोड़कर कह उठा। लेकिन इस कैसेट में 2 बातें अजीब हैं। वो क्या? पहली बात तो यह कि इनमें जगमोहन नहीं है। वो कौन है? देवराज चौहान का सबसे खास। देवराज चौहान की ज़िंदगी में शायद ही ऐसी कोई डकैती हो जिसमें जगमोहन शामिल न हो, और इस कैसेट में जगमोहन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वीडियो कैमरे का साउंड सिस्टम शायद ख़राब था।
तभी इनमें हो रही बातें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। रंजन तिवारी बोला, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मुझे ये खटक रही है कि इस डकैती में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी जितने की कैसेट में नज़र आ रहे हैं। देवराज चौहान के बारे में सुन रखा है कि वो सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही काम के दौरान लोगों को साथ लेता है। फिर इतने लोग बेसमेंट में कैसे? टीवी पर उन लोगों के चेहरे नज़र आ रहे थे। रंजन तिवारी की नज़र स्क्रीन पर थी। पुलिस क्या कहती है? एकाएक रंजन तिवारी ने पूछा। अभी पुलिस कुछ नहीं कहती। केटली शोरूम के यहाँ पुलिस अपना काम कर रही है। एसपी राजकुमार ने अब तक कैसेट देख ली होगी। शायद वो किसी नतीजे पर पहुँचा हो। तुम सर, रंजन तिवारी कह उठा, पुलिस भी पक्के तौर पर देवराज चौहान को पहचान लेगी और वो देवराज चौहान की तलाश में भागड़ दौड़ी करेगी। लेकिन देवराज चौहान हाथ में नहीं आने वाला। अगर देवराज चौहान के साथ के लोगों को तलाश किया जाए तो शायद सफलता हाथ लगे। रंजन, तुम जो ठीक समझते हो वो ही करो, लेकिन फ़ौरन करो। अगर वो हीरे ना मिले तो मेरी जान निकल जाएगी। ना निकली तो बीमा कंपनी के बड़े अफसर मुझे रगड़ देंगे। 4.5 अरब के हीरो की तलाश करो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि डकैती किसने की, वो पकड़े जाते हैं या नहीं। हमें सिर्फ हीरे वापस चाहिए। तभी रंजन तिवारी की पत्नी चाय और बिस्किट नमकीन ले आई। वो रखकर चली गई। रंजन तिवारी उठते हुए बोला, सर आप चाय पीजिए, मैं अभी आया। नेमचंद कटारिया ने उसे सिर से पांव तक देखा। कम से कम किसी के घर पर आने पर तो कच्छे के ऊपर कुछ पहन लिया करो। सर, आप मेरे पर्सनल मामले में दखल दे रहे हैं। मेरी तरफ से ये भी मत पहनो, लेकिन 4.5 अरब रुपयों के हीरो की तलाश कर लो। रंजन तिवारी मुस्कुराया और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी लंबाई मात्र 5.25 फीट थी। क्लीन शेड रहता था वो। शरीर अब थुलथुला होने लगा था, लेकिन फुर्तीला था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा इंसान है जो गंभीर से गंभीर उलझे मामलों की तह तक भी पहुंच सकता था। पुलिस हेडक्वार्टर के उस रूम में कम से कम 15 पुलिस वाले थे। अधिकतर पुलिस वालों का संबंध क्राइम ब्रांच से था। अभी अभी वे सब वीडियो कैसेट देखकर हटे थे। तो ये डकैती देवराज चौहान ने की है। एसपी रामकुमार कह उठा। साथ में सोहनलाल भी है जो कैबिन का लॉक खोल रहा है। मैंने उसे देखा हुआ है, एक पुलिस वाला बोला। तभी एक पुलिस वाला कह उठा, सर मैं कैसेट दोबारा देखना चाहता हूँ। कैसेट रिवाइंड करके दोबारा लगाई गई। सबने कैसेट दोबारा देखी। उसके बाद वो पुलिस वाला कह उठा, सर वो मूंछों वाला और उसके साथ वाला दोनों ही लंबे इंसान है, और अगर मैं धोखा नहीं खा रहा तो मूंछों वाला चंबल का मशहूर डाकू नानक चंद है। साथ में उसका खास साथी केसरिया है। बीते कई महीनों से चंबल में पुलिस वालों की हत्या करके ये लोग वहाँ से फरार हैं। वहाँ की पुलिस को इनकी कोई खबर नहीं मिल रही। ये तो अब मालूम हुआ कि ये मुंबई आ गए हैं। चंबल की पुलिस का अभी तक इनकी तलाश है। अच्छी तरह पहचानता हूँ दोनों को। एसपी रामकुमार ने उसे देखा। यस सर, वैसे इन दोनों ने अपने हुलिये बदल रखे हैं, लेकिन मैं पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। एक बार किसी भी अपराधी की फाइल तस्वीर देख लेता हूँ तो फिर उसे कभी नहीं भूलता। उसने पक्के स्वर में कहा। अच्छी बात है, नानकचंद और केसरिया की फाइल मंगवाकर तसल्ली कर ली जाएगी, और तब तक हम तुम्हारी बात को पूरी तरह सच मानते हैं। एसपी रामकुमार ने गंभीर स्वर में कहा। वीडियो फिल्म में 5 चेहरे नजर आए हैं और हम 4 को पहचान चुके हैं, लेकिन 5वें के बारे में हम में से कोई नहीं जानता। शायद इसलिए नहीं जानता होगा कि उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है देवराज चौहान, नानक चंद, केसरिया, सोहनलाल और वो 5वां
जो पहचाना नहीं जा रहा। वीडियो फिल्म से उनके प्रिंट तैयार करवा लिए जाएं ताकि इन लोगों को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी न आए पुलिस वालों को। सर, पुलिस वाला बोला, केटली एंड केटली ब्रदर्स के हीरो को जब शोरूम में रखा गया था तो एक रात ही वे सुरक्षित रह सके। दूसरी रात वहां डकैती हो गई, यानी कि देवराज चौहान को उन हीरो के वहां पहुंचने की पहले से ही खबर थी और डकैती के लिए उनकी तैयारी पहले से ही हो रही थी, वरना हीरो के आते ही इतनी जल्दी डकैती न होती। तुम ठीक कहते हो। जिस तरह उन लोगों ने शोरूम के बेसमेंट तक पहुंचने के लिए वर्षों से बंद सूखे नाले का इस्तेमाल किया, वो पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार से मात्र 100 गज दूर था। उस मैनहोल के ऊपर रात से लेकर दिन के 11-12 बजे तक टेम्पो खड़ा रहा और किसी ने उस टेम्पो वाले से पूछताछ नहीं की कि वो रात में पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों खड़ा है, जबकि वो देवराज चौहान का ही साथी था और टेम्पो के माध्यम से वो अपने साथियों को पुलिस की आड़ दे रहा था। एसपी रामकुमार ने तीखे स्वर में कहा। सर, एक ने कहा, दिन में 9-10 बजे तक एक कांस्टेबल टेम्पो के पास गया था और टेम्पो के पास जो आदमी था उनसे इस बारे में पूछताछ की थी। तब कांस्टेबल को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसके मुताबिक टेम्पो खराब था और उसका मालिक कहीं से पैसे लेने गया था टेम्पो ठीक कराने के लिए। मैं बीते वक्त की गलतियां नहीं सुनना चाहता।